नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे सुमित्रानंदन पंत, इनका जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताएं। जो सुमित्रानंदन पंत हैं ये भी छायावादी युग के कवि हैं, अर्थात ये छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं और ये इनको प्रकृति के सुकुमार कोमल कवि होने का भी मान प्राप्त है। ठीक है, चलो आज हम शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताएं सुमित्रानंदन पंत जी की। देखो, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कसौनी नामक गांव में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। सन 1918 में मैट्रिक पास की और प्रयाग के मयोर सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गए, किंतु सन 1920-21 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़ दी और स्व अध्ययन में लग गए। पंत जी ने सन 1938 में रूपाक पत्रिका निकाली, जिसकी प्रगतिशील साहित्य के विकास और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप सन 1950 में सन 1957 तक आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र के मुख्य हिंदी प्रमाणकर्ता रहे थे। ठीक है, 1950 तक 1957 तक इन्होंने जो इलाहाबाद केंद्र की आकाशवाणी था उसमें क्या थे, हिंदी परामर्शदाता रहे हैं। सन 1961 में आपको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण की उपाधि इन्हें कब मिली? 1961 में। इसी वर्ष आपकी कृति कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1969 में चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जिनके जो पुरस्कार है ये आपने याद रखने के कब इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। 28 दिसंबर सन 1977 को पंत जी इस संसार से विदा हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है इनकी रचनाएं। पंत जी ने काव्य के अतिरिक्त आलोचना, कहानी, आत्मकथा आदि गद्य विधाओं में भी रचनाएं की हैं। यहाँ उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख किया जा रहा है। पहले आती है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा और लोकायतन। नेक्स्ट आती है इनकी काव्यगत विशेषताएं। छायावादी कवियों में पंत जी का व्यक्तित्व भी सर्वाधिक गत्यात्मक रहा है। काल और युग की परिस्थितियों के अनुसार उनके विचार, उनकी मान्यताएं एवं उनके आदर्शों में सदा परिवर्तन होता रहा। उनकी काव्य कृतियों से ये स्पष्ट हो जाता है। सामान्यतः हम पंत जी की रचनाओं को 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला आता है वीणा से पल्लव तक का काल। ठीक है, वीणा काव्य ग्रंथ से लेकर पल्लव तक का काल। इस काल में कवि का प्रकृति के प्रति उत्कट मोह ही मुखरित हुआ है। ठीक है, जो जो इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि और पल्लव, इसमें क्या है, इसमें जो विषय रहा है इन ग्रंथों में वो प्रकृति ही रहा है। नेक्स्ट आता है गुंजन से युगांत तक की रचनाएं। ठीक है, जो गुंजन और युगांत की रचनाएं हैं इसमें क्या है, इस युग में कवि प्रकृति के साथ साथ मानवीय सृष्टि में भी सौंदर्य का अनुभव करने लगा है। नेक्स्ट आता है युगांत, युगवाणी और ग्राम्य का काल। इस काल में प्रगतिवाद के प्रभाव स्वरूप कवि का ध्यान प्रकृति की अपेक्षा मानव सृष्टि की ओर अधिक आकृष्ट हुआ। ठीक है, इस काल में युगांत, युगवाणी, ग्राम्य के काल में जो इनके ग्रंथ है इसमें क्या है, ज़्यादातर मानव सृष्टि, ठीक है, मानव सृष्टि की रचनाएं इन्होंने रची हैं इसमें। नेक्स्ट आता है ग्राम्य के बाद की रचनाओं का काल। योगी अरविंद की आध्यात्मिक साधना का प्रभाव स्पष्ट रूप से पंत जी के काव्य में देखा जा सकता है। उपरोक्त काल विभाजन के अनुसार पंत जी के काव्य का मूल्यांकन करते हुए हम उनके काव्य में निम्नलिखित विशेषताएं पाते हैं। देखो, पहले आती है प्रकृति चित्रण। जैसे कि जो छायावादी कवि है और छायावादी कवियों की जो विशेषता है कि उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया ही किया है, तो इनका भी आता है प्रकृति चित्रण। पंत जी ने मैं और मेरी कला में स्वीकार किया है कि उनकी प्रारंभिक रचनाएं प्रकृति की ही लीला भूमि में लिखी गई हैं। वीणा की रचना में मुख्य विषय प्रकृति ही है। ठीक है, वीणा जो इनका काव्य ग्रंथ है उसमें क्या है, मुख्य विषय प्रकृति। बालिका के रूप में प्रकृति के सौंदर्य को देखकर कवि मोहित हो जाता है। वह किसी भी मूल्य पर उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह कह उठता है,
छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, भाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझालू लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। वीणा सी सर्वश्रेष्ठ रचना प्रथम रश्मि का आना है। इसमें गहन सहानुभूति है, कोमल कल्पना है, संगीतात्मकता है। शब्दों में स्वर लय निकल से पढ़ते हैं। देखो, वीणा से आगे पल्लव में प्रकृति प्रेम की अभिव्यंजना अधिक प्रांजल एवं परिपक्व रूप में हुई है। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान हैं। आंसू की बालिका की निम्न पंक्तियां देखिए। तुम्हारे शून्य में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। आ गया था बादल और छाया जैसी कविताओं में कवि की अद्भुत व या विलक्षण कल्पना के दर्शन होते हैं, किंतु गंभीर भाव के नहीं। छाया को दमयंती के समान या रति श्राता वज्र वनिता के समान चित्रित करने में कवि किसी गंभीर अनुभूति से प्रेरित होता। छाया की निम्न पंक्तियां देखिए। कौन हो दमयंती सी तुम तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या अली नलसा निष्ठुर कोई। नेक्स्ट देखो कि गुंजन की सर्वश्रेष्ठ कविताएं। गुंजन में क्या है, नौका विहार है एक कविता। नेक्स्ट आती है एक तारा, चांदनी, परिवर्तन आदि में जिस दार्शनिक चेतना को वाणी दी गई है उसका आधार और साधन भी प्रकृति ही है। नेक्स्ट देखो छायावादी विचारधारा। पहला था इनकी प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक चित्रण। अब आता है छायावादी विचारधारा कि छायावादी कवियों में पंत का स्थान प्रमुख है। उनकी वीणा से लेकर गुंजन तक की रचनाएं छायावादी हैं। इन कविताओं में कवि ने प्रकृति की विविध भावों में अभिव्यक्ति की है। शांति प्रिय द्विवेदी जी लिखते हैं, पंत जी की वीणा में मानो युगों से सोई कविता कामनी को अन्याय से ही जगा दिया हो। यहाँ प्रकृति को आलंबन बनाकर जैसी कोमल और उल्लासमयी अनुभूतियाँ पंत जी ने प्रकट की वैसी अन्य आधुनिक कवियों में दुर्लभ हैं। आगे तो वीणा की प्रथम रश्मि कविता छायावादी काव्य का सुंदर उदाहरण है। देखो, शशि किरणों से उतर उतर कर भूं पर काम रूप नवचर, नव नवल कलियों का मृदुरख सिखा रहा है मुस्काना। धन्यता छायावादी काव्य में प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित किया गया है। पंत जी ने भी प्रकृति को अपने से अलग सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है। उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ, वह अपनी वय बाली में। नेक्स्ट देखो प्रगतिवादी विचारधारा। इनका आपने देखी थी ना पहले कि इनकी पहली जो कविताएं थी वो छायावादी विचार पर आधारित है, जो नेक्स्ट आ जाती है फिर प्रगतिवादी विचारधारा वाली हैं। सन 1932 में पंत जी ने परिवर्तन नामक कविता लिखी। इसने कवि के जीवन में परिवर्तन ही ला दिया। वह छायावादी कवि में से प्रगतिवादी कवि बन गए। युगांत, ग्राम्य और युगवाणी की कविताओं में कवि पर स्पष्ट रूप से मार्क्सवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। कवि सामंतवादी मान्यताओं और रूढ़ियों के अंत की घोषणा निम्न शब्दों में करता है। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त दवस्त, हे शुक शीरन, हिमपात पीत मधुवात बीत, तुम वीत राग झड़पुरा चीन। कल तक जो विहग कुमारी से मीठे गीत मांगता था, युगांत में आकर वही कोकिल को भी क्रांति के लिए उकसाता है। देखो कैसे, गा कोकिल वर्षा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीरन पुरातन। ताज शीर्षक कविता में भी उनकी जो प्रगतिवादी विचारधारा की परिचय मिलता है। शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुतुसित चित्र बना दे शव का। पंत जी ने स्वयं कहा, युगवाणी तथा ग्राम्य में मेरी क्रांति भावना मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित ही नहीं होती, उसे आत्मसात करने का प्रयत्न भी करती है। ग्राम्य कवि की सबसे सशक्त कृति है। इसमें ग्रामीणों के प्रति बौद्धिक सहानुभूति की प्रेरणा है। कवि भौतिकवाद के साथ साथ सांस्कृतिक विकास का भी आग्रह करता है। ठीक है, देखो, राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत के सम्मुख, अर्ध साम्या भी मिटा ना सकता मानव जीवन के दुख,
आज बहुत वृहत सांस्कृतिक समस्या के जग के निकट उपस्थित। नेक्स्ट देखो अध्यात्मवादी विचारधारा। अब आती हैं अध्यात्मवादी विचारधारा। जो अरविंद महर्षि अरविंद के विचारों से प्रभावित हुए थे, तो उस पर आधारित भी इनकी कविताएं हैं। देखो पांडिचेरी में महर्षि अरविंद से भेंट होने के पश्चात पंत जी के काव्य में अध्यात्मवाद के दर्शन होते हैं। उनकी स्वर्ण दूली, स्वर्ण किरण और उत्तरा आदि कृतियों में भावात्मकता का अभाव है और चिंतन की प्रधानता। कवि इस काल में आकर भौतिकता और आध्यात्मिकता तथा ज्ञान और विज्ञान के समन्वय की चेष्टा करता है। ठीक है, जब ये अध्यात्मवादी बन जाता है तो जो क्या है, ज्ञान और विज्ञान, जब भौतिकता और आध्यात्मिकता की क्या करता है, समन्वय की चेष्टा करता है, इनको समान करने का प्रयत्न करता है। कवि महर्षि अरविंद की विचारधारा के अनुरूप ही सृष्टि विकास की कल्पना करता हुआ कहता है, नभ से बन पवन, पवन से जल, ललायत जे चेतना अमर, सोई धरती से लिप्ट जगाते, उसे युगों की जड़ता हर। कवि आध्यात्मिक सत्य पर आस्था रखता हुआ भी भौतिक समृद्धि की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। भूतनाथ उस धरा स्वर्ण के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्म दर्शन अनादि से समासीन अम्लान। देखो पंत जी ने कला और बूढ़ा चांद नामक कविता में क्रांतिकारी परिवर्तन कर अनुभूति को अधिक बौद्धिक बना दिया। लोक आयतन में लोक संस्कृति का ही महाकाव्य है। तो देखो निष्कर्ष रूप में कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पंत जी एक महान कवि थे, जिन्होंने प्रारंभिक सौंदर्य भावना के युग से आज के चेतना प्रधान युग तक एक महान यात्रा की है। इस यात्रा के विश्राम स्थलों में प्रकृति प्रेम, मानवतावाद और अरविंद का दर्शन प्रमुख है। ये था आपका छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत।